स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चल रही होगी, या मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। लेकिन आज से एक नई श्रृंखला आपके साथ ला रहे हैं। यह संस्थान की एक नई पहल है। यह आपके लिए बेहद फायदेमंद के साथ साथ निश्चित रूप से ऊर्जावान भी होगा और आपको एक नई दिशा, नई डायरेक्शन की ओर ले जाएगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास ही नहीं, यह आप लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, हमारी संस्थान के ऊपर जो विश्वास किया है, उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि आज एक नई दिन, एक नई दिशा और नई डायरेक्शन के साथ आज हम आपके साथ एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई स्कीम के साथ आपके साथ आए हैं। आप हमारे साथ तन्मयता के साथ बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन चीज मिलने जा रही है। आपको इस संस्थान ने पहले ही सुपर 38 जैसी स्कीम आपके सामने लाई है। जो गरीब निर्धन छात्र हैं, जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं, उनके लिए संस्थान ने एक बहुत अच्छी स्कीम लाई है। आप उस पर जाकर इनरोल कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और इस संस्थान से जुड़े और सुनहरे भविष्य की आप इबादत लिखे। मैं तो यही इन शब्दों से स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। घोष का कहां सोई है तेरी अरमान, जहां लिखी जा रही है तेरी किस्मत का इरफान। शायद यह आपके स्क्रीन पर यह वही शब्द लिखा हुआ है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक आगाज करने जा रहा हूं और एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको बहुमूल्य समय को एक बहुत कम समय में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ संस्थान आगे बढ़ रही है। चलिए, आज जो हम आएंगे, छोटी सी टॉपिक्स को लेकर आपके साथ आया हूं, जो खासकर बच्चों के प्रति, बच्चों में एक इसके लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहेगा। रीट जैसी चीजों को बहुत आसान भाषा में और बहुत मैथमेटिकल ढंग से एक प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है संस्थान की ओर से। और संस्थान के इस जो यह अनुपम जो भेंट आपके द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए मैं संस्थान के डायरेक्टर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूं। पहला, आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है रीट। रीट का मतलब होता है अधिकार पत्र। जनरली भाषा में हम यही समझते हैं कि रीट का मतलब अधिकार पत्र होता है। यानी कि रीट्स की चर्चा का साधारण शब्दों में क्या महत्व है, तो इसका महत्व सिर्फ इतना ही है कि जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को संरक्षण देने का जो कुंजी देता है वह आर्टिकल 32 ही होता है, या आर्टिकल 226 हो जाता है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। यानी अगर साधारण शब्दों में कहे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे छात्र या छात्राएं बंधुएं हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि रीट समझने का एकमात्र तरीका यह है कि मान लिया जाए कि आपको सारी चीजें, जैसे स्वतंत्र प्रशासन के रूप में आपको सोना चांदी या जेवरात, सारे चीज आपको अधिकार है कि आप पहन सकती हैं, घूम सकती हैं, सारे चीज करती है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने की गारंटी कौन देता है? उस चीज की गारंटी, जिस प्रकार से उस सोने और आभूषण की गारंटी, जिस प्रकार से बैंक अपनी दस्तक के रूप में, बैंक अपने यहां जमा ले के रूप में करती है, या कानून प्रशासन व्यवस्था आपको वह प्रोटेक्शन देती है, उसी तरह से आपके मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उस अधिकारों का संरक्षककर्ता के रूप में यह अधिकार जो दिए गए हैं, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आप सब कभी कॉमन पीपल को मिले हैं। इसलिए रीट की चर्चा जो है, रीट के अंतर्गत जो चर्चा की गई है, वह रीट आपको दिया गया है हाई कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर दिया गया है। इसको कहा जाता है संवैधानिक जो रेमेडीज है,
रेमेडीज के रूप में, यानी कि आपको रेमेडीज के रूप में यह आर्टिकल 22, 26 और 32 दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह रीट्स जो दिए गए हैं, यह प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम, इट्स ओनली डिफाइंड व्हेन द गिवन यू ए constitutional remedies or a constitutional right under the article of article 226 to by the high court and under the article of 32 by the under the given article 32। जब इस आर्टिकल 2 और 226 के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसके अंतर्गत आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, 32, 359, 226, इन सारी चीजों को जानना हम एक स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। जैसे आर्टिकल 30 जो है आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा करता है, यानी कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आर्टिकल 30 में रखा गया है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 5 रीट्स जारी करने का अधिकारी होता है, जबकि 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स के बारे में भी चर्चा करता है। इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के तुलना में हाई कोर्ट को रीट की तुलना में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अदर फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर राइट्स को भी यह दिए गए हैं, जिस पर चर्चा किया जा सकता है। उसके अलावा 359 का भी चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह 359 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि आर्टिकल 35, 359 आपातकाल में आपके सारे फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट कि 20 और 21। ये आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गए। जनरली आपको 32 और 226 के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन आज 30, 32, 359 और 26, 226 के बारे में इस रिट्स के रेमेडीज के अंतर्गत अपने लोगों को अध्ययन करके मैंने बताया है। आगे स्लाइड्स के बारे में जानते हैं कि एक एक रीट्स को आप जान लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। जो एक मैथमेटिक्स के अनुसार मैंने समझाया है कि रीट्स को आप कितनी आसानी से और बोधगम्य भाषा के रूप में आप इसको सदा सर्वथा के लिए आत्मसात कर सकते हैं। पहला रीट्स के रूप में होगा, 5 टाइप्स के रूप में। पहला है हेबियस कॉर्पस। इसको कहा जाता है कि रीट्स का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रीट्स का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि जितने भी रीट्स दिए गए हैं उसमें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीट है। इस रीट के बिना सारे रीट्स का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए सारे रीटों में इसे रीट्स का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कि नहीं। और इसका देखिए, इस कभी भी 1 सेकेंड, यानी कि हैबियस कॉर्पस को समझने के लिए आपको मैं समझाना चाहता हूं कि हैबियस कॉर्पस जो होता है कि सशरीर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय तक पहुंचाना या किसी अपराधी को पहुंचाना। अगर कोई अपराध किया है, अगर मान लिया जाए कि देश के दूसरे कोने में हो और एक दूसरे कोने तक ले जाना हो, तो काफी इसमें समय लगेंगे, तो उस समयों को नहीं लिया जाता है इसमें। और उस समयों के अलावा 24 घंटा के अंदर सशरीर व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रेजेंट करना है। इसलिए इसको कहा जाता है टू हैव द बॉडी, यानी कि सशरीर उसे प्रेजेंट कराना, यह कहलाता है हैबियस कॉर्पस। अब 3 चीजें रही, इसका मीनिंग क्या होता है ये जानिए। 4 चीजें अगर आपको ध्यान में रख लिए तो आपका सारा का सारा, अगर कम से कम 3 चीजें भी आपने अपना ध्यान कर लिया तो आप पूरा का पूरा रीट्स को आप समझ जाएंगे। पहले नंबर बात, टू हैव द बॉडी, इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि सशरीर प्रेजेंट करना। इशू 4 किसके लिए यह होता है, तो पब्लिक ऑफिसर और प्राइवेट बॉडी दोनों के लिए हो सकता है। और
या इशू बाय या किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है। आगे एक स्लाइड के माध्यम से आपको कंक्लूड करा दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। केस आप किस केस में दिया गया है, रादुल्ला शाह और स्टेट ऑफ बिहार। 14 साल के बाद यह व्यक्ति को यह किया गया था कि रादुल्ला शाह को जस्टिस डिले हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा दोबारा वह 14 साल से अत्यधिक समय तक वह सजा हफ्ता होने के बावजूद अपनी सजा को माने सजा को वह पूरा कर चुका था, उसके बाद भी 14 साल की सजा वह काट चुका था। इसीलिए पूरे बिहार स्टेट को यह दिए गए निर्देश कि आप इनका जो भी आपका सशरीर नुकसान हुआ है वो आप सजा के रूप में वापस करें और बाय इज्जत इसको रिहा कर दिया जाए। यह वह केस था रादुल्ला शाह वर्सेस स्टेट बिहार का केस। यानी कि टू हैव द बॉडी का मतलब होता है कि आप किसी सशरीर को उपस्थित कीजिए, और यह किसके अगेंस्ट में हो सकता है, पब्लिक ऑफिसर और प्राइवेट बॉडी के विरुद्ध में होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअल रूप से अपराधी भी है तो उसे वह यह संरक्षण देता है, उसको एक अपना व्यू रखने का एक अधिकार देता है। इसलिए इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष सामने लाओ न्यायालय के सामने, ताकि यह इशू किया जाता है फॉर पब्लिक ऑफिसर एंड प्राइवेट बॉडी के लिए किया जाता है, और इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। यानी कि आप 3 से 4 एस्पेक्ट को याद रखिएगा जो जनरली बुक्स में बहुत ढंग से नहीं दिया गया है। इन 4 एस्पेक्ट, इशूड बाय, इशूड फॉर, इशूड बाय, और कोई सा केस अगर उदाहरण है तो आप कर दीजिए, इसका कोई उपनाम है तो आप चर्चा कर सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, किस संदर्भ में कहा जा सकता है, तो आप जान जाएंगे। सेकंड जो है, अगर हम चलते हैं दूसरा है परमादेश रीट के रूप में। परम आदेश का मतलब होता है कि परम आदेश, यानी कि परम आदेश कहां से आ सकता है, वह हमेशा आएगा शिरस्थ न्यायालय से, शिरस्थ न्यायालय से आएगा, और पब्लिक ऑफिसर के लिए यह होगा परम आदेश आएगा, या टू गिवन टू बी गिवन टू ऑर्डर, माने मैं यह आदेश देता हूं। तो आदेश हमेशा सुप्रीम रूप में जो सुप्रीम न्यायालय है वह देता है। इशूज फॉर किसके लिए किया जाता है, पब्लिक ऑफिसर के लिए। हमेशा यह मैंडेमस जो होगा वह पुलिस ऑफिसर के लिए होगा, पब्लिक ऑफिसर के लिए होगा, यह कॉमन पीपल के लिए नहीं होगा, प्राइवेट पार्ट के लिए नहीं होगा। इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा। केस एक महत्वपूर्ण केसेस है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल है। यह होटल है, लोटस होटल बहुत फेमस केस आया था, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल का केस है। इसमें भी 3 चीजें आपको परमादेश में याद रहे। इशू फॉर किसके लिए, पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है। इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, केस या गुजरात स्टेट प्लस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल में हुआ था, लोटस होटल का है। यानी कि परम आदेश का मतलब होता है कि हम आदेश प्राइवेट पार्टी को नहीं देगा, सिर्फ पब्लिक ऑफिसर को देगा। एक एक चीज को ध्यान के स्लाइड के रूप में आप समझ जाएंगे। तीसरा जो हम आपको कह रहे हैं, अधिकार परीक्षा के रूप में। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि व्हाट योर अथॉरिटी, आप किस अधिकार से यह काम किए हैं, आपको कौन यह अधिकार देता है, इसलिए इसको कहा गया है। इस मीनिंग होता है व्हाट योर अथॉरिटी, तुम्हारा यह अधिकार कौन देता रहा है। पब्लिक बाय इशू फॉर, किसके लिए इशू किया जाता है, पब्लिक ऑफिसर के लिए भी हो सकता है, प्राइवेट बॉडी दोनों के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो। इशूड बाय किसके लिए, किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। जैसे डीएम को यह अधिकार है, सिर्फ डीएम को,
ओनली पार्टिकुलर डीएम या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भर्ती निकाल सकता है। बहुत लोग भर्ती और नियुक्ति में भी अंतर नहीं समझते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा उस क्षेत्र का होता है जिसका नियुक्ति पत्र माननीय द्वारा प्राप्त हो। माननीय का मतलब या तो राज्यपाल के द्वारा मिलता हो या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मिलता हो। और रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो जो प्रोसेस होता है वह जनरली रिक्रूटमेंट के रूप में होता है, भर्ती के रूप में होता है, जिसमें किसी आयोग द्वारा आपका भर्ती लिया जाता है। तो ये दोनों के बीच अंतर भी जानिएगा। तो व्हाट योर द अथॉरिटी, तुम्हारा अथॉरिटी क्या है इस चीज के रूप में। व्हाट योर अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है? पब्लिक ऑफिसर, इशू फॉर पब्लिक ऑफिसर के लिए होगा, प्राइवेट बॉडी के लिए भी हो सकता है, और इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यह किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए होगा। डीएम या चार्ज बाय एडीएम, एसडीएम, यह पटवारी भर्ती के मुद्दे पर। यह डीएम अगर चार्ज दिया, कहीं अगर दूर कहीं चला गया या घूमने चला गया, उसके एवज में यह व्यक्ति एडीएम हो या एसडीएम हो, पटवारी भर्ती निकाल दे। पटवारी हालांकि खासकर यूपी में, राजस्थान के क्षेत्रों में पटवारी है, बिहार में ऐसा नहीं होता है। पहले स्टेट बोर्डिंग हुआ करता था तो शायद उस ढंग की नियुक्ति हुआ करता था सिंचाई विभाग में, लेकिन आजकल वह भी नहीं हो रहा है। तो अगर इस ढंग की हो तो ऐसे मुद्दे पर सिर्फ नियुक्ति करने का अधिकार डीएम का होता है। लेकिन अगर एडीएम या एसडीएम अगर इस ढंग के भर्ती ले लिए हैं तो इस स्थिति में कोर्ट वह पूछेंगे कि तुमने किस अधिकार के अंतर्गत यह भर्ती तुमने निकाली है, कि व्हाट योर द अथॉरिटी, तुम्हारा अधिकार यह किसने दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जान गए होंगे तेजी से। फिर चलते हैं, यहां आने से पहले एक और जरूरी आवश्यक सूचनाएं आपको पहुंचा देता हूं कि सुपर 38 इस संस्थान के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। आप भी इससे मरहूम न रह जाए और आप एक बेहतर संस्थान की बेहतर टीमों से आप मिले, एक अच्छी रणनीतिक रूप से तैयारी को धार दे पाए। इसलिए आपके विश्वसनीय संस्थान से आप जुटे, क्योंकि संस्थान आपके विश्वासों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करता है। और यह संस्थान कई वर्षों से एसडीएम, डीएम तक के पोस्ट तक को बच्चों को विश्वास पर खरा उतरकर पटना का सबसे विश्वसनीय संस्थानों में से एक के रूप में उभर रहा है। यह कहने की बात नहीं है, यह आप सब सर्वविदित है इसे। इसलिए ऐसे गरीब मेधावी बच्चे के लिए संस्थान ने सुपर 38 के माध्यम से एक स्कीम लाया है, जो 38 जिलों में एक एक बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा और उन बच्चों का सिलेक्शन एक अच्छे माहौल में रखकर, एक अच्छे गाइडलाइंस के रूप में रखकर, एक दाई के रूप में आपको तर्जनी से कसकर एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी बनने तक आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और पूरा विश्वास कीजिए आप मेरे संस्थान के ऊपर, आपके लिए एक एक चीज संस्थान सब कुछ देने को लिए तैयार है। आप सिर्फ एक बार कमर कस कर लीजिए। जरूरी है आप अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए और इस संस्थान से जुड़िए। एक बार विश्वास कर कीजिए तो सही, उसके बाद इस संस्थान से जुड़कर आप हमेशा लाभ की स्थिति में रहेंगे। चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान में बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। फिर पढ़ाई के मुद्दे पर आते हैं। एक है प्रोविजन रीट। प्रोविजन रीट जो होता है प्रतिषेध निर्णय देने। अब देखिए आपको समझ में आएगा, पता नहीं सर क्या लिख दिए हैं, तो अभी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि इसमें कितना बड़ा ये सारी चीजें हैं, जिसको समझना बहुत ही बारीकी चीजों से महत्वपूर्ण है। प्रोहिबिशन रीट का मतलब होता है प्रतिषेध।
निर्णय देने के पहले, निर्णय देने का पहले मतलब क्या, जो 3 रीट अभी बताया हूं वो 3 रीट जनरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधिकारी को या प्राइवेट बॉडी के लिए इशू करता है। फिर से दोबारा सुनिए, ऊपर का 3 रीट जो बताया हूं वह तीनों रीट सिर्फ और सिर्फ न्यायालय द्वारा अधिकारियों के लिए या प्राइवेट बॉडी के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण प्रोहिबिशन रीट एंड सेटेरियो रीट यह सिर्फ और सिर्फ न्यायालय टू न्यायालय दिए जाते हैं। यह सबसे बड़ी बिग डिफरेंस है। लेकिन यह न्यायालय टू न्यायालय दिया जाता है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह दोनों के किताब या बहुत सारी चीजों को आप अध्ययन करेंगे, बहुत स्पष्ट अंतर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस क्लास के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का मतलब यह होता है, प्रतिषेध का मतलब यह होता है कि न्यायालय ने, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय ने, माने म्युनिसिपल कोर्ट हो सकता है या अधीनस्थ न्यायालय हो सकता है, जिसको हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं, और वह कोई निर्णय केस पर देने वाला होता है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो ऊपर की कोर्टें, चाहे वह हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, तो निर्णय सुनाने से पहले वह पूरे मामला को अपने ऊपर की ओर बुला लेता है, यानी कि अपने पास वह भिजवा लेता है, वापस बुला लेता है। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं प्रोहिबिशन, ऐसे रीट को कहते हैं प्रोहिबिशन रीट। प्रोहिबिशन रीट का मतलब ही होता है टू फॉरबिड, यानी कि मना करना। इशू फॉर म्युनिसिपल कोर्ट और ए लोअर कोर्ट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि यहां जो इशू हो रहा है और इशू बाय और इशू फॉर, यह दोनों जगह पर न्यायालय का मामला आता है, यानी कि इसमें हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट का मामला आता है। लेकिन यह निर्णय देने के पहले की मामला है। इस स्थिति को, इसी को कहा जाता है रिव्यू करना, यानी कि समीक्षा करना। जो ऊपर हम बताए थे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भाई आर्टिकल 32 पढ़ लीजिए और आर्टिकल 226 पढ़ लीजिए, यही रीट से रिलेटेड है। जी नहीं, यही प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन में रिव्यू होता है। रिव्यू का मतलब समीक्षा करना, और रिव्यू की चर्चा आर्टिकल 30 में की गई। इसलिए आर्टिकल 30 को मैंने पहले लिया था कि पूरे रीट्स को पढ़ने में सिर्फ 2 रीट पढ़ा के और लोग निकल जाते हैं, 2 आर्टिकल्स को समझा के निकल जाते हैं। जी नहीं, ये 4 आर्टिकल को इसमें चर्चा करके ही देखना चाहिए। यानी कि रिव्यू का यही कंसेप्ट आएगा, जिसके आधार पर प्रोहिबिशन रीट को कहेंगे टू फॉरबिड या टू न्यायालय होता है। लेकिन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है। सेटेरियो रीट उत्प्रेषण निर्णय देने के बाद होता है। सेटेरियो रीट का मतलब है यह भी न्यायालय से न्यायालय के बीच का ही होता है, यानी कि इशू बाय कोर्ट और इशू फॉर, दोनों में कोर्ट, एक में हायर कोर्ट होगा और एक में लोअर कोर्ट। इशू करने वाला होगा हायर कोर्ट, और जो इशू पाने वाला होगा, फॉर होगा, जिसके लिए किया गया होगा, वह लोअर कोर्ट होगा। लेकिन दोनों में, इस सेटेरियो में भी वही केस आता है और प्रोहिबिशन रीट में भी सेम आता है। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस जो जानेंगे कि इस पर निर्णय अभी आया नहीं है। प्रोहिबिशन पहले ही मना कर दिया, नहीं कहते हैं कि हमारी मां ने मना कर दिया इसलिए हम काम नहीं किए, यानी कि रिजल्ट होने से पहले हमें काम को पहले ही रोक दिया गया, इसलिए इसको कहते हैं प्रोहिबिशन रीट, यानी कि प्रोहिबिटेड, मना कर दिया, टू फॉरबिड। लेकिन सेटेरियो रीट में इसमें निर्णय आ गया है, तो निर्णय लेने आने के बाद जब निर्णय को ऊपर लिया जाता है कि तुम इस पर क्या निर्णय दिए हो, तो 2 कंडीशन होगा।
सिर्फ यहां पर दो प्रकार के कंडीशन होगा, या तो निर्णय को एक्सेप्टेंस कर लेगा कि भाई जो लोअर कोर्ट किया है वो सही है, या दूसरे में रिजेक्ट कर देगा, या न्यूलिफाई कर देगा, या रद्दीकरण कर देगा, या रिजेक्ट कर देगा। ये सारी की सारी चीज कर देंगे। इशू फॉर म्युनिसिपल कोर्ट, या जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कर सकते हैं, लोअर कोर्ट भी कर सकते हैं, ये इशू 4 होगा और इशूड बाय दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। केस जो होगा गुल्लापाली नागर नाथ राव वर्सेस एपीएसआरटी का केस में ऐसा आ चुका है केस। सेम केसेस निर्णय देने के बाद कोर्ट ने अपने पास बुलाया और उसको रद्दीकरण कर दिया कि नहीं भाई ये तो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की जगह है। म्युनिसिपल कोर्ट, या जिसको कहते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं या लोअर कोर्ट कहते हैं, उसको अधिकतम 3 साल से अधिक सजा देने का प्रावधान नहीं है। अब वो दे देंगे कि 7 साल का हम सजा दे दिए। हालांकि ऐसे केस में कई ऐसे केस देखने को मिला है। तो उस मामले में हाई कोर्ट हस्तक्षेप करती है या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। जनरली हाई कोर्ट हस्तक्षेप करेगी क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में होता है। इसलिए देखिए 2-3 चीजों बहुत पुराने किताबों में या थिंकर्स के रूप में, कई किताबों में इसका जिक्र भी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं वह हाई कोर्ट को दिए हैं। तो वह कौन सा मुद्दा है? जनरली बुक्स में आपको कहीं भी यह देखने को नहीं मिलेगा ये चीजें। वह वही मामला होता है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामला में वह इस ढंग से मंगाता नहीं है या इस ढंग से इंटरफेयर नहीं करता। हां, हाई कोर्ट के निर्णय को आप चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस ढंग से आप नहीं कर सकते हैं। जो जहां अधीनस्थ न्यायालय के केस में हाई कोर्ट ने नीचे के केस को पहले ही मंगवा लिया या बाद में मंगवाकर उस चीज को नुलिफाई या रद्दीकरण किया, तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का है अपने अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में। तो इसलिए कहा जाता है इस मुद्दे पर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा रीट में अधिकार दिए गए। तो आपको एक एक चीज क्लियर कट हो गया होगा। आज के बाद आपको लग रहा होगा कि रीट में जो मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं उसको किस प्रकार से मैथमेटिक्स के रूप में, पूरा मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स के अनुसार में आप इसको साइंस के रूप में पढ़ सकते हैं। और रीट के बाद आज से आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक परीक्षा आया था 100 परीक्षण, किस एक रीट को सब परीक्षण कहा गया है। तो बताइए, अब ये एसेशन रीजनिंग का सवाल आ जाएगा। सब परीक्षण कहीं किताब में नहीं लिखा है, पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो रीट अगर आप समझते हैं और किसी को ऑटोपेशी कहेंगे, ऑटोपेशी का मतलब होता है सब परीक्षण करना, तो सब परीक्षण किस रीट के अंतर्गत आएगा? सब परीक्षण। अब देखिए कितना भी हार्ड क्वेश्चन आप बना लेंगे, सब परीक्षण। सब परीक्षण का मतलब क्या होता है? सब परीक्षण तो होने कहेंगे जब एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो सब परीक्षण का मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, और जब एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको क्या करेंगे? उसको भाई जांच करेंगे कि रियल में इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये जहर दी के मारा गया या एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई या किस प्रकार से हुआ, इसलिए सब परीक्षण किया जाएगा। तो सब परीक्षण जो होता है वह इसमें इसी के रूप में होगा। निर्णय देने के बाद, यानी कि निर्णय देने के बाद ही आएगा ना, तभी तो हम परीक्षण कर पाएंगे कि कहां गलती हुई है, कहां पर हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार जब बीपीएससी ने पूछा था तो इसका उत्तर प्रतिषेध दिया था जो गलत है। बाद में आयोग ने हालांकि इसमें सुधार किया। सब परीक्षण की बातें आएगी तो यह रीट होगा सेटेरियो रीट, यानी कि सब परीक्षण जो होगा, यानी कि उस पर घटना घट चुकी है, उस घटना के बाद ही हम उसको कहेंगे कि वह रियल में सब परीक्षण के रूप में आएगा, जिस पर ऑलरेडी केस आ चुका है, यानी कि उस पर निर्णय आ चुका है। तब उसका हम एक और केस है, एके कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट के इंडिया में सेम उसी ढंग का केस था जो गुल्लापाली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी के केस में था। यह भी किस प्रकार का है? रिव्यू है। और रिव्यू किस में हो? आर्टिकल 13 में चर्चा है। तो आप बताइए कि किस प्रकार से हम कहेंगे कि रीट पढ़ाते समय लोग ये सिर्फ कह देते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 की चर्चा है, उसमें आर्टिकल
13 की चर्चा होगी कि नहीं, जबकि आर्टिकल 30 में सोच रिव्यू की चर्चा की गई है। इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया था, ये भी रिव्यू किस प्रकार का टाइप आएगा, ये जो टाइप आएगा वह रिव्यू टाइप के आएंगे, यानी कि समीक्षा। पीछे मैं बता चुका है, ये दोनों भी रिव्यू टाइप के आएंगे। हाँ, एक चीज और गौर से सुनिएगा कि भारत में जनरली भारत में 5 प्रकार के ही रीट जारी किए जाते हैं, या 5 प्रकार के ही रीट होते हैं, लेकिन ये रीट नहीं होते हैं, ये नॉट यूज इन इंडिया। पहले ही दिया गया है कि नॉट यूज इन इंडिया, लेकिन यह कई बार हो सकता है कि इसमें पूछ ले अंदर जाकर। इंजेक्शन यानी कि निषेध, ये भी एक प्रकार का निषेध ही है, इंजेक्शन है। तो इश्यूज फॉर, ये ओनली फॉर प्राइवेट बॉडी के लिए किया जाता है। इंजेक्शन जो है सिर्फ प्राइवेट बॉडी के लिए यूज होता है। और सेम एज माने यह रीट किसके समतुल्य होता है, तो यह रीट जो होता है मेंटेनेंस रीट के। यह कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा। परमादेश, यह भी परम आदेश होता है, यह हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है, प्राइवेट बॉडी के लिए करता है। लेकिन परम आदेश तो सिर्फ हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ अधिकारी को लिए होना चाहिए, लेकिन यह हमारे चूंकि अधिकारी के लिए सिर्फ हमारे देश में यूज होता है, लेकिन प्राइवेट बॉडी के लिए दूसरे देशों में होता है। इंजेक्शन शब्द का यूज किया जाता है, जो एक प्रकार का परम आदेश होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्देश होता है। जैसे प्रोहिबिटेड टू स्विमिंग पूल इशू, मान लिया जाए कि कोई स्विमिंग पूल का इशू आ जाएगा कि भाई यहां पर विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, शैक्षणिक स्तर के कार्यक्रम चलते हैं, यहां स्विमिंग पूल का प्रावधान करेंगे तो इस पर बच्चों का बहुत खराब असर पड़ेगा। जैसे कोई सिनेमा हॉल बन रहा होगा, कई जगह देखे होंगे, कई जगह शहर में सिनेमा हॉल बन रहे होंगे, और वहां पर बगल में अगर पेट्रोल पंप है तो स्वाभाविक रूप से उस सिनेमा हॉल को बंद कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक है, वो भारी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है इंजेक्शन। इस ढंग के निषेध जो होते हैं इसको इंजेक्शन या निषेध कहते हैं, भारत में यूज नहीं होते हैं। तो मैंने आपको सारा का सारा रीट्स बता दिया, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं। आज के बाद आपको रीट से कभी भी घबराहट पैदा ना होगा, न डर पैदा होगा। कठिन से कठिन सवाल भी आएगा, आप करने की स्थिति में रहेंगे। इवन कि मेंस में भी सवाल आएंगे, जो कई ऐसे दुर्लभ तथ्य भी बताए जहां पर लोगों की नजर नहीं जाती है, उस चीजों को भी आप ने समझा और जाना। यानी कि यह नॉट यूज इन इंडिया है, ये जान लीजिएगा। सिर्फ 5 प्रकार के रीटों का प्रयोग भारत में होता है। तो आज इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, शायद यह प्रथम दिन था। मैं कोशिश करूंगा कि छोटा से छोटा वीडियो बने, और यही ज्ञानवर्धक चीजें हर कोई, हमारी टीम के सदस्य अपने बहुमूल्य ज्ञान को आपके साथ साझा करेंगे और आप मुझे सहयोग करेंगे, इसमें हमारी पूर्ण आशा है और विश्वास है। और ज्यादा और न वक्त लेते हुए, लेकिन आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि फिर से मैं आपको कहूंगा कि फिर से आपको चूक नहीं हो जाए, और बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, बाली वह लम्हे गाना न पड़ जाए आपको। इसलिए बहुत जल्दी, जितना यथाशीघ्र हो सके, सुपर 38 में आप रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारे साथ जुड़े, अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको एक निश्चित ऊंचाई जरूर मिलेगी। आप अपने आप ऊपर पहले विश्वास करके देख लीजिए। मैं आपके साथ, संस्थान सारा एक साथ खड़ा हुआ मिलेगा। जय हिंद।